हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे, और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की लेखपाल बनने की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा जो घंटों की ये क्लास होती है, उसे बिल्कुल ही कम समय में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, या यूं कहो कि पर्यावरण के जितने भी सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में, वो भी बिल्कुल ही कम समय में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास को। चलिए, हम इसमें देखेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं और जितने भी सम्मेलन हैं, हम सभी के बारे में देखेंगे। वो भी बिल्कुल क्रम से देखेंगे, जिससे हमें याद करने में बिल्कुल भी समस्या ना हो। हम देखेंगे इसमें स्टॉकहोम को, रियो सम्मेलन है ना, सारे के सारे सम्मेलन को हम इसमें देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो हमारा रामसर कन्वेंशन है वो आपको याद रखिएगा। चलिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, याद रखिएगा, जो कि किस लिए हुई थी? जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुई थी। याद रखिएगा, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण, मतलब जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण और उसका कैसे विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके, इसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, रामसर, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ये लागू कब हुआ था? कन्वेंशन तो 1971 को हुआ था, लेकिन ये लागू जो है 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 1975 को ये लागू हुआ था। अगर बात करें कि भारत में इस संधि का जो हस्ताक्षर हुआ था, मतलब भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में किया था। क्लियर है? वर्तमान में अगर हम बात करें तो 99 रामसर स्थल है, याद रखिएगा। जो शेखा झील है, याद रखिएगा, पक्षी अभ्यारण्य, वो 99वां रामसर स्थल बन चुका है। आगे चलते हैं, अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972। सबसे पहले हमने बात की 71 के बारे में, अब हम बात करेंगे 72 के बारे में। तो जो 5 जून 1972 को हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, स्वीडन, स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आयोजन यूनाइटेड नेशन, किसने? यूनाइटेड नेशन ने। आगे बात करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, साथ ही साथ विकास और पर्यावरण के बीच का जो संतुलन है उसे बनाए रखना, और प्रदूषण, और याद रखिएगा, प्रदूषण और जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण पर चर्चा किया जाए इस आयोजन में। क्लियर है? इस सम्मेलन में उन पर चर्चा किया गया। क्लियर है? इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम जो है, स्टॉकहोम घोषणा जारी की गई। इसमें क्या था? 26 सिद्धांत बनाए गए थे। इसमें जो है 26 सिद्धांत बनाए गए थे। इसके अलावा यूएनईपी की स्थापना हुई, मतलब कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई इसके बाद। इसके अलावा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो घोषित किया गया कि इसी दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने, याद रखिएगा, गांधी जी ने, इंदिरा गांधी का कथन था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, मतलब कि गरीबी क्या है? सबसे बड़ा प्रदूषण है इस देश में। चलिए, अगला जो हमारा सम्मेलन है, तो याद रखिएगा साइट्स। क्या है अगला जो हमारा सम्मेलन है? उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, साइट्स। एक सेकंड। चलिए, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, कन्वर्सन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स इन, याद रखिएगा, चलिए, इंडेंगलेंड स्पीसीज। आगे चलते हैं। चलिए, चलिए कहाँ गया? ये रहा। तो याद रखिएगा, साइट्स की पहली बार बैठक कब हुई थी? 3 मार्च 1973 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1973 को, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। याद रखिएगा, 1 जुलाई 1975 को ये लागू हो गया था। कब? 1 जुलाई 1975 को ये लागू हो गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। यह सरकार के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, मतलब जितने भी प्रजाति हैं जो संकटग्रस्त हैं, उनको क्या करना है? उनके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उन पर प्रतिबंध लगाना इसका मेन उद्देश्य था। क्लियर है? चलिए आगे, और भी अगर हम साइट्स के उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा,
संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनकी रक्षा करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उस पर नियंत्रण लगाना, साथ ही साथ जो है जैव विविधता का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य था। चलिए, मतलब इंडेंग्रेड जो स्पीसीज हैं, जो हमारे विलुप्त हो रहे, जो मतलब कि जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट है, उन सारे के सारे प्रजातियों को रक्षा करना। आगे चलते हैं। वुडलैंड वुडलैंड रिपोर्ट की बात करें तो याद रखिएगा यह रिपोर्ट 1987 में आई थी। कब आई थी? 1987 में आई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ग्रो हरलेम। कौन थे? ग्रो हरलेम वुडलैंड इसके अध्यक्ष थे। वुडलैंड से आप याद रख सकते हैं। अगला है, अगर हम बात करें आयोग की तो याद रखिएगा वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके आयोग कौन था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इनके क्या थे? आयोग थे। आगे बात करते हैं। अगर बात करें इस आयोग के अंतर्गत यह रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट ने, याद रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर इसका नाम था। आगे बात करते हैं, इसकी अवधारणा क्या थी? तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी गई। क्या है? इस रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी गई। ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही साथ लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्षमता जो हो, मतलब जो भविष्य की पीढ़ी है, जिनके कहते हैं नहीं कि हमें भविष्य का ईंधन बचा के चलना है अपने आने वाले भविष्य के लिए, मतलब हमें अपना फ्यूल और ईंधन को बचाना है किसके लिए? भविष्य के लिए। तो इसमें वही चीजें देखी गई थी कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए, ये चीजें इसमें मेन चीज देखी गई थी। साथ ही साथ अगर बात करें सतत विकास लक्ष्य क्या रखा गया था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए, याद रखिएगा अपनाया गया था। साथ ही साथ सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 लक्ष्य 1 जनवरी 2016 को, याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से लागू किया गया। कब? 17 लक्ष्य जो है 1 जनवरी 2016 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया, जिस याद रखिएगा जिसे हासिल करने में 2030 तक है। याद रखिएगा जिसे हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया। ये है वुडलैंड रिपोर्ट। आगे अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चलिए हम बात करें ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, तो याद रखिएगा ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये, चलिए ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये जो हमारी ओजोन लेयर जो खतरे में है उसकी रक्षा के लिए ये प्रोटोकॉल रखा गया था। तो याद रखिएगा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को रखा गया था। याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किया गया था। कहाँ पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर हम इसमें लक्ष्य की बात करें तो याद रखिएगा इसमें ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो हमारी गैस है सीएफसी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी है ना, डीओ, इन सभी से निकल रहा है सीएफसी, उससे सबसे ज्यादा खतरा होता है। उन पर क्या करना? नियंत्रण करना, उनके उपयोग को समाप्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इस याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। क्या? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये है सूर्य और इसी की हानिकारक किरण जो है, कौन सी? यूवी रेस जो है पृथ्वी तक आती है, लेकिन उसे रोक कौन देता है? उसे रोक देता है ओजोन परत। अगर ये रेस डायरेक्ट मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य की स्किन पर अगर पड़ जाएगी तो उन्हें स्किन कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? यह एक क्या था? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। ट्रिक देखते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। हस्ताक्षर कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। आगे बात करें लक्ष्य क्या था इसमें? ओजोन परत की रक्षा करना इसका मेन लक्ष्य था। और यहाँ से ही 16, याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाने की चर्चा की गई। आगे एडीआरआई, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एडीआरआई क्या है? एडीआरआई एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? इसमें जो मुख्य कार्य क्या किया गया इसके तहत, जो हम ई कचरा यूज करते हैं, ई कचरा फेंक देते हैं। ई कचरा मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, आपके टीवी, एलसीडी, एलईडी, मोबाइल्स, टूटा फूटा लैपटॉप, हेडफोन्स, और साथ ही साथ रिमोट्स, साथ ही बैटरी आपके, है ना, इन सभी को कहते हैं ई कचरा।
इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को ई कचरा कहेंगे। इसी के प्रबंधन के लिए ADRI आया था, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। इसमें इसमें ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान एवं विकास, याद रखिएगा, विकास को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। कब आया था, याद रखिएगा, 1991 में। कब आया, 1991 में, याद रखिएगा। शहर कौन सा है, पटना, याद रखिएगा। इसमें अगर बात करें कि ई कचरा का प्रबंधन, याद रखिएगा, ई कचरा के प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना, साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, आगे है हमारा जैव विविधता। आगे कौन सा है हमारा, जैव विविधता। तो याद रखिएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो हमारा जैव विविधता संधि है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें जिसका उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। क्या है, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी हमारे क्षेत्र में कौन सा है, पर्टिकुलर नाम तो नहीं, अगर हम पूछें कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो जो हमारा भूमध्य रेखा होता है, ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत चमकती हैं, 2 बार पड़ती है, और यहाँ पर ताप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जलवाष्प वायुमंडल में ज्यादा निकलता है, जिसके कारण आर्द्रता बनी रहती है, और यहाँ पर पेड़ पौधे जो है बहुत ही सघन होते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाया जाता है। आगे, यह जो संधि है 5 जून 1992 को हुआ था। कहाँ पर, 5 जून 1992 को रियो डे जनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर, रियो डे जनेरियो ब्राजील में हुआ था। क्लियर है। यह संधि यूनाइटेड नेशन के तहत हुई थी। किसके तहत, यह संधि जो है यूनाइटेड नेशन के तहत हुई थी। तो याद रखिएगा, यह जो संधि है वो यूनाइटेड नेशन के तहत हुई थी। आगे चलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण इसका मेन उद्देश्य था। जैव विविधता का संरक्षण करना मेन उद्देश्य था। जैव संसाधनों का सतत उपयोग, साथ ही साथ जैव संसाधनों से मिलने वाले जो लाभ हैं उनका न्यूनतम, याद रखिएगा, उनका न्यून पूर्ण वितरण, मतलब कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उनका वितरण किया जा सके, है ना, ये इसका मेन उद्देश्य था। आगे चलते हैं। भारत में इसमें, याद रखिएगा, 1992 में हस्ताक्षर किया था। जो जैव विविधता संधि थी उसमें भारत ने हस्ताक्षर कब किया था, 1992 में हस्ताक्षर किया, और 94 से लागू हो गया, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन कब आया था, 1992 में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लें कि आखिर इससे लाभ क्या क्या हुआ था। तो पारिस्थितिकी, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही साथ खाद्य एवं औषधि का स्रोत है ना, उसको बढ़ाना, आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाना, साथ और उसके बाद जो है मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जून 1992 में ब्राजील के रियो डे जनेरियो में हुआ था। कहाँ पर, ब्राजील के रियो डे जनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। यह क्या है, यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है, यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाना इसका मेन उद्देश्य था। क्या था, कि पर्यावरण विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाना इसका मेन उद्देश्य था। चलिए, इसमें मेन 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 चीज क्या बात की गई, इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया, सतत विकास की अवधारणा रखी गई, विकास सहयोग को बढ़ावा दिया गया, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी का निर्माण करने की बात कही गई। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसकी शुरुआत या क्या है, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1997 में जापान में हुआ था। कहाँ पर, जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था। याद रखिएगा, क्योटो में अपनाई गई थी। और लागू कब हुआ था, 1997 में तो आया था, लेकिन लागू हुआ था 2005 में। कब वो लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था क्योटो, जापान में। इसका उद्देश्य क्या था, कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल को बनाया गया, कौन से प्रोटोकॉल को रखा गया था। तो याद रखिएगा, आपके क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस को कम करने की बात कही गई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बिंदु पर ध्यान दिया गया, 1997 में, चलिए एक मिनट इसको बदल लेते हैं। चलिए, 1997 में कहाँ पर अपनाया गया, याद रखिएगा, क्योटो, जापान में।
2005 में पूरी तरीके से लागू हो गया और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। आगे चलते हैं, अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कौन सा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा यह जो है जैविक प्रौद्योगिकी से बने, याद रखिएगा क्या है, जैविक प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीवों के सुरक्षित, याद रखिएगा उनके सुरक्षित व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करने के लिए यह कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है यह समझौता हुआ था। क्लियर है? इसका याद रखिएगा यह प्रोटोकॉल आया कब था? 29 जून 2000 को यह प्रोटोकॉल आया था। कब? 29 जून 2000 को यह प्रोटोकॉल आया था। आगे इसका स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा में, कहाँ पर आया था? याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में आया हुआ था। किस संधि के अंतर्गत? तो याद रखिएगा जैव विविधता संधि के अंतर्गत। तब जैव विविधता संधि के अंतर्गत आया था, जैव विविधता संधि के अंतर्गत जो है आया था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो याद रखिएगा जीएम फसलों, जीवों के, याद रखिएगा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही साथ देश को आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा सितंबर 2003 में। कब? सितंबर 2003 में लागू हुआ और भारत इसका सदस्य कब बना? तो 2003 23 जनवरी 2003 को भारत कार्टाजेना प्रोटोकॉल का सदस्य बना। तो क्लियर है? वो आया कब था? 29 जनवरी 2000 को ये प्रोटोकॉल आया था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता के संरक्षण की एक संधि थी। इसमें जो है लागू कब हुआ? 2003 में लागू हुआ, भारत सितंबर 2003 में। और देश का ये भारत उसका सदस्य कब बना? 23 जनवरी 2003 को भारत जो है उसका सदस्य बना। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, सदस्य भारत जो है पहले बन गया था। आगे चलते हैं, सितंबर में लागू हुआ। आगे चलते हैं, अगला है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 29 जनवरी 2000 को हो चुकी थी। आगे चलते हैं, 29 जनवरी 2000 को आया था, याद रखिएगा कहाँ पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पे। और याद रखिएगा जैव विविधता की शांति के अंतर्गत जीएम फसलों को जीवों के सुरक्षित, मतलब कि इनको सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही साथ आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था की गई। सितंबर 2003 को लागू, और साथ ही साथ भारत इसका सदस्य 23 जनवरी 2003 को बन गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जिनेवा प्रोटोकॉल। आगे कौन सा प्रोटोकॉल है? जिनेवा प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा 1925 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये जो जिनेवा प्रोटोकॉल है 1925 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रासायनिक जैविक हथियारों का प्रतिबंध, जो हमारा इसका, इसके लिए मतलब ये रासायनिक जैविक हथियारों का प्रबंध लगाने के लिए इसका मुख्यालय जो है दाहेग में रखा गया। कहाँ पर? दाहेग में इसका मुख्यालय भी बनाया गया। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक जैविक हथियारों के प्रतिबंध के लिए मुख्यालय कहाँ पर है? तो दाहेग में है। कहाँ पर है? दाहेग में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको काट लेते हैं। चलिए आगे है, इसमें बात करना चाहिए, यह प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग होने वाले रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास, भंडारण के उपयोग पर रोक लगाना। देखिए, एक तो वो होता है जो जिसमें गोला बारूद रख दिए। अभी जैसे कि अगर जैसे आपका आया था कोरोना वायरस, है ना? अब सोचिए कि एक बार अगर कोरोना वायरस फैला दिया जाए तो ये कैसा है? ये ऐसे वायरस वाले, ऐसे बायोकेमिकल, एक तरीके से बम है, या एक तरीके से आप समझिए ऐसे बायोकेमिकल आपदा पड़ जाएगी किसी भी देश में फैला दिया जाए कि वो तो सालों सालों तक उभर नहीं पाएगा, और साथ ही साथ उसकी जो विकास का लेवल है वो 5 से 10 साल तक पीछे चला जाएगा, है ना? तो इनके 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 रोकने के लिए, मतलब ये जैविक, रासायनिक और जैविक हथियारों को रोकने के लिए ही जिनेवा प्रोटोकॉल लाया गया था। कब? 1925 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य जो है मानवता की रक्षा करना और युद्ध में अमानवीय हथियारों के उपयोग पर रोकना, है ना? भाई आपके बम बारूद गोली ये सब तो एक ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? जिसको मारा गया उसी को नुकसान पहुंचाएगा, जिस क्षेत्र में बम गिराया गया केवल वही नुकसान होगा। लेकिन जो जैविक हथियार और रासायनिक हथियार होते हैं, सोचिए कोरोना वायरस एक जगह से आया था और धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया। तो ये एक जगह नहीं, पूरे देश में फैलकर उसको खत्म करने की इसमें क्षमता होती है। तो इसीलिए इस पर नियंत्रण के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल जो है लाया गया। एक बार हम सभी का रिवीजन कर लेते हैं फास्ट ट्रैक तरीके से। चलिए, सबसे पहले रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। बिल्कुल क्रम से है, यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है हमारी, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक। आगे, स्टॉकहोम कब से आया? 1972 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। आगे, साइट्स कब आया? 1973 में, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। याद रखिएगा, वुडलैंड जो रिपोर्ट 1987 में। कब आया? 1987 में।
जो लगभग 80% पूछे जाने का चांसेस है वो 1.5 से ज़्यादातर पूछ सकता है ना? फिर उसके स्थान से पूछेगा और फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं से पूछा जा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में कब आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1997 में आया था, याद रखिए 1987 में आया था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। एडीआरआई एडीआरआई 1991 में, वो एडीआरआई 1991 में कहाँ पर? पटना भारत में आया हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें कि जैव विविधता जो संधि है सीबीडी, याद रखिएगा ये कब आया था? 1992 में। कब आया? 1992 में रियो डे जनेरियो में। कहाँ पर? रियो डे जनेरियो ब्राजील में आया था। आगे चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ था? रियो डे जनेरियो ब्राजील में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर? क्योटो जापान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्योटो जापान में हुआ था। आगे चलते हैं। चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था? याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और जिनेवा प्रोटोकॉल जो है, याद रखिएगा जिनेवा प्रोटोकॉल जो है कहाँ पर? आपके 1925 में हुआ था। रासायनिक और जैविक हथियारों से संरक्षण के लिए, देश मानवता को बना बचाने के लिए। तो आई होप ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा और यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी तरह बहुत ही छोटे छोटे सेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको घंटों क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही समय में बेहतरीन रिवीजन आप लोगों के लिए इस छोटे छोटे सेशन से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।